तो चलिए दोस्तों, आज फिर से शुरू करते हैं चैम्बर ऑफ सीक्रेट के चैप्टर 6 गिलरॉय लॉकवुड से। जब रॉन की छड़ी से पटाखे की तरह धमाके की जोरदार आवाजें निकली तो हैरी ने सुझाव दिया, घर खत लिखकर दूसरी मंगवा लो। रॉन ने अपनी फुर काटी छड़ी को बैग में ठूसते हुए बोला, हाँ हाँ क्यों नहीं, और वहां से एक और भोपू चला आएगा कि तुम्हारी ही गलती की वजह से तुम्हारी छड़ी टूटी है। वे लंच करने गए। वहां रॉन का मूड और भी खराब हो गया। हरमायनी ने उन दोनों को बेहतरीन कोट बटन दिखाए जिन्हें उसने रूप परिवर्तन की क्लास में बनाया था। आज दोपहर को कौन सी क्लास है? हैरी ने विषय बदलते हुए पूछा। हरमायनी ने तत्काल जवाब दिया, गुप्त कलाओं से रक्षा। रॉन ने हरमायनी से टाइम टेबल छीनते हुए पूछा, तुमने टाइम टेबल में लॉकवर्ड की सारी क्लासों के चारों तरफ दिल का आकार क्यों बनाए रखा है? हरमायनी ने उसके हाथ से टाइम टेबल छीन लिया और उसका चेहरा लाल मूर्ख हो गया। उन्होंने लंच खत्म किया और वे बाहर निकल गए। आसमान बादलों से भरा था। हरमायनी पत्थर की सीढ़ी पर बैठ गई और उसने अपना मुंह एक बार फिर खून पीने वाले पिचासों के साथ खतरनाक समुद्री यात्रा नामक किताब में छुपा लिया। हैरी और रॉन खड़े होकर कुछ मिनट तक क्विडिच के बारे में बातें करते रहे। तभी हैरी को एहसास हुआ कि कोई उसे गौर से देख रहा था। ऊपर नजरें उठाते पर उसे वो छोटा चूहे जैसे बालों वाला लड़का नजर आया जिसे उसने पिछली रात को बोलती टोपी पहनते देखा था। वो हैरी को एकटक देख रहा था, जैसे हैरी को देखते ही वो पत्थर की मूर्ति में बदल गया हो। उसके हाथ में साधारण मगलू कैमरे जैसी चीज दिख रही थी और जैसे ही हैरी ने उसकी तरफ देखा उसका चेहरा लाल हो गया। कैसे हो हैरी? मैं कॉलिन क्रेवी हूँ, उसने हाफते हुए और संकोच के साथ एक कदम आगे बढ़ाते हुए कहा। मैं भी गरुड़ द्वार में हूँ। क्या तुम्हें लगता है कि ये सही रहेगा अगर मैं एक फोटो खींच लूं? उसने अपने कैमरे को उठाते हुए आशा से कहा। फोटो? हैरी ने सपाट अंदाज से पूछा। ताकि मैं ये साबित कर सकूं कि मैं तुमसे मिला हूँ, कॉलिन क्रेवी ने थोड़ा और आगे बढ़ते हुए उत्सुकता से कहा। मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ जानता हूँ। सबने मुझे बता दिया कि तुम जानते हो कौन ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, तो तुमने किस तरह बचे थे, किस तरह वो गायब हो गया और किस तरह तुम्हारे माथे पर अब भी बिजली जैसा निशान है। उसकी आंखें हैरी के निशान पर पहुंच गई। और मेरे कमरे में रहने वाले एक लड़के का कहना है कि अगर मैं फिल्म को सही कार्य में डालकर धोऊंगा तो फोटो हिलने लगेंगे। कॉलिन ने रोमांचित होकर कपकपाती गहरी सांस खींची और कहा, यहाँ पर पर्याप्त रोशनी है। मुझे पता ही नहीं था कि मैं जो अजीब हरकतें करता था वो जादू है। जब तक कि मुझे हॉगवर्ट्स का खत नहीं मिला। मेरे डैडी वाले हैं, उन्हें भी इस तरह पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए मैं घर भेजने के लिए कुछ फोटो ले रहा हूँ। और ये सचमुच अच्छा रहेगा अगर मैं तुम्हारी एक फोटो लूं। उसने हैरी को आग्रह भरी नजरों से देखा। अगर तुम्हारा मित्र फोटो खींच दे तो मैं फोटो में तुम्हारे पास खड़ा रह सकता हूँ और फिर क्या तुम उस पर ऑटोग्राफ दे सकते हो? ऑटोग्राफ वाले फोटो? तुम अब अपने फोटो पर ऑटोग्राफ देने लगे हो पॉटर? ड्रैको मैल्फॉय की तेज और बेहद कटु आवाज पूरे प्रांगण में गूंज गई। वो सीधे कॉलिन के पीछे रुक गया था। उसके आसपास उसके लंबे चौड़े और ठग जैसे दिखने वाले उसके दोस्त क्रैब तथा ग्राइल खड़े थे। सब लोग लाइन की तरफ लग जाओ, मैल्फॉय भीड़ की तरफ देखकर चिल्लाया। हैरी पॉटर अपने ऑटोग्राफ वाले फोटो बांट रहा है। नहीं, मैं नहीं बांट रहा हूँ, हैरी ने गुस्से से कहा। उसकी मुठ्ठियां तन रही थी। चुप हो जाओ मैल्फॉय। आप जल रहे हैं, कॉलिन बोला, जिसका पूरा शरीर क्रेब की गर्दन जितना मोटा होगा। जल रहा हूँ? मैल्फॉय बोला।
जिसे अब और तेज चिल्लाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि प्रांगण में खड़े सारे विद्यार्थी उसकी बातें ध्यान से सुन रहे थे। किससे? मैं अपने माथे पर एक गंदा सा निशान नहीं चाहता, धन्यवाद। मैं नहीं मानता कि दिमाग पर घाव होने से कोई खास बन जाता है। क्रैब और ग्राइल मूर्खों की तरह की कर रहे थे। मैलफॉय, घोघो खाओ, रॉन ने गुस्से से कहा। क्रेब ने हंसना बंद कर दिया और अपनी मोटी उंगलियों को खतरनाक तरीके से मलना शुरू कर दिया। मैलफॉय ने बैंक से कहा, ध्यान रखना बिजली, बेहतर होगा कि तुम कोई बेखुदा मोल ना करो, वरना तुम्हारी मम्मी यहाँ आएगी और तुम्हें स्कूल से निकाल ले जाएगी। उसने नकल करते हुए तीखी और पैनी आवाज में कहा, अब अगर तुमने एक भी गलत कदम उठाया। पास खड़े नाग शक्ति के 5th ईयर के विद्यार्थी ये सुनकर ठाड़े हंसने लगे। मैलफॉय ने अपने चेहरे पर बनावटी मुस्कुराहट लाते हुए कहा, वुज़ली को तुम्हारे ऑटोग्राफ वाला फोटो जरूर पसंद आएगा पॉटर, वो उसके पूरे घर से ज्यादा मूल्यवान होगा। रॉन ने अपनी सेलो टेप लगी छड़ी बाहर निकाली, परंतु तभी हरमाइनी खून पीने वाले पिचासों के साथ खतरनाक समुद्री यात्रा किताब झटके में बंद करते हुए फुसफुसाई, उधर देखो। वाह, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है यार? गिलॉय लॉकवुड उनकी तरफ तेजी से चले आ रहे थे और उनका फिरोंजी दुशाला उनके पीछे लहरा रहा था। ऑटोग्राफ वाले फोटो कौन दे रहा है? हैरी ने बोलने की कोशिश की, परंतु तभी लॉकवुड ने उसके कंधे पर अपनी बाह रखकर उसकी बोलती बंद कर दी और चहकते हुए बोले, ये पूछने की जरूरत नहीं थी, हम एक बार फिर मिल गए हैरी। लॉकवुड के पास सटकर खड़े होते हुए और अपमान से जलते हुए हैरी ने देखा कि मैलफॉय दांत दिखाते हुए भीड़ में शामिल हो गया। चलो कॉलिन, लॉकवुड ने कॉलिन की तरफ मुस्कुराते हुए कहा, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है कि तुम हम दोनों की फोटो खींचो और हम दोनों ही उस पर अपने ऑटोग्राफ दे दे। कॉलिन ने हड़बड़ी में अपना कैमरा उठाया और फोटो खींचा। तभी उनके पीछे घंटी बजी, जिसने दोपहर की क्लासों के शुरू होने की संकेत दी। अब आप लोग चलिए अपने अपने क्लास में जाइए, लॉकवुड ने भीड़ से कहा और वे हैरी के साथ वापस महल की ओर चल दिए। इस वक्त हैरी की इच्छा हो रही थी कि काश वो कोई अच्छा सा अदृश्य होने वाला मंत्र जानता, क्योंकि वो अब भी लॉकवुड के बगल में जकड़ा हुआ था। समझदार के लिए इशारा काफी है हैरी, लॉकवुड ने पिता की तरह समझाने वाले अंदाज में कहा। जब वे बाजूच वाले दरवाजे से इमारत में दाखिल हुए, मैंने आज तो क्रीवी के सामने बात संभाली, अगर वो मेरा फोटो भी खींचेगा तो तुम्हारे स्कूल के साथी ये नहीं सोचेंगे कि तुम हवा में उड़ने लगे हो। हैरी के हकलाए हुए स्पष्टीकरण को अनसुना करते हुए लॉकवुड उसे गलियारे में घसीट कर ले गए, जहां घुसते विद्यार्थी लाइन में खड़े थे और फिर वे उसे सीढ़ियों से ऊपर ले गए। मुझे बस इतना कहना है कि तुम्हारे कैरियर के इस मोड़ पर ऑटोग्राफ देना या फोटो बांटना समझदारी नहीं है। अगर साफ कहा जाए तो इसे ऐसा लगता है जैसे तुमने घमंड आ गया है। हो सकता है आगे चलकर ऐसा भी समय आ जाए जब तुम यहाँ भी जाओगे मेरी ही तरफ, तुम्हें भी अपने साथ बहुत से फोटो रखना पड़े। परंतु उन्होंने घुरघुरा कर हंसते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम अभी उस मुकाम पर पहुंच गए हो। अब वे लॉकवुड के क्लासरूम में पहुंच चुके थे, इसलिए लॉकवुड ने आखिरकार हैरी को छोड़ दिया। हैरी ने अपने कपड़े ठीक किए और क्लास की सबसे पीछे वाली लाइन में बैठने के लिए दौड़ लगा दी। वहां वो अपने सामने लॉकवुड की 7 किताबों का ढेर लगाने में जुट गया, ताकि वो असली लॉकवुड को देखने से बच सके। क्लास के बाकी विद्यार्थी बातें करते हुए अंदर आए। उनमें रॉन और हरमाइनी भी थे, जो हैरी के अगल बगल में बैठ गए। रॉन बोला, तुम्हारा चेहरा ऐसा लग रहा है जैसे इस पर ऑमलेट बना सकता है। बेहतर होगा कि क्रीवी जीनी से न मिल जाए, वरना वे मिलकर हैरी पॉटर फ्रेंड क्लब शुरू कर देंगे। चुप रहो, हैरी ने चीरकर करते हुए कहा। वो बिल्कुल नहीं चाहता कि लॉकवुड हैरी पॉटर फ्रेंड क्लब के बारे में सुन ले। जब पूरी क्लास बैठ गई तो लॉकवुड ने जोर से अपना गला साफ किया और जब सब खामोश हो गए वे आगे बढ़े और उन्होंने नेविल लॉकवॉटम की डेटों के साथ सफर किताब
हाथ में लेकर ऊपर उठाई ताकि उसके कबर पर छपी खुद की आंख मारती तस्वीर सबको दिखा सके। उन्होंने इसकी तरफ इशारा करते हुए और आंख मारते हुए कहा, गिलॉय लॉकवुड, मर्लिन संस्था पास, 3rd क्लास, गुप्त शक्ति सुरक्षा समिति का सम्मानित सदस्य और चुड़ैल साप्ताहिक के सर्वप्रिय मुस्कान पुरस्कार का 5 बार विजेता। परंतु मैं इसके बारे में बात नहीं करता हूँ। खतरनाक परी मेरी मुस्कान देखकर थोड़ी ही भागी थी। उन्होंने इंतजार किया कि विद्यार्थी हंसे, परंतु कुछ ही विद्यार्थी हंसी और वही भी फीके अंदाज में। मैं देख रहा हूँ कि तुम सबने मेरी किताबों का पूरा सेट खरीद लिया है। बहुत बढ़िया। मैंने सोचा है कि हम आज एक छोटी क्विज से क्लास शुरू करेंगे। इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ ये पता लगाना चाहता हूँ कि तुमने किताबें कितनी अच्छी तरह पढ़ी है और तुम्हारे दिमाग में कितना घुसा है। टेस्ट पेपर बांटने के बाद वे क्लास के सामने की तरफ आए और बोले, तुम्हारे पास 30 मिनट है, शुरू कर दो अभी। हैरी ने अपने प्रश्न पत्र पर नजर डाली और पढ़ा, गिलॉय लॉकवुड का सबसे पसंदीदा रंग कौन सा है? गिलॉय लॉकवुड की गोपनीय महत्वाकांक्षा क्या है? आपकी राय में गिलॉय लॉकवुड की अभी तक की सबसे बड़ी उपलब्धि कौन सी है? सवाल आगे बढ़ते गए जो 3 कागजों पर लिखे थे और सबसे आखिर में ये सवाल था, गिलॉय लॉकवुड का जन्मदिन कब है और उनके लिए आदर्श तोहफा कौन सा होगा? आधे घंटे बाद लॉकवुड ने उन सब की कॉपियां इकट्ठी की और क्लास के सामने उन्हें उलट पलट कर देखा। तो तुमने से शायद किसी को भी ये याद नहीं रहा कि मेरा सबसे पसंदीदा रंग नीला है। मैंने ये हिम मानव के साथ एक वर्ष किताब में बताया है और तुम में से कोई लोगों को आदम भेड़ियों के साथ भ्रमण किताब को ज्यादा ध्यान से पढ़ने की जरूरत है। मैंने उसके 12वें अध्याय में साफ साफ कहा कि मेरे जन्मदिन का आदर्श तोहफा जादूगरी और मगलों के बीच सद्भाव होगा। हालांकि मैं पुरानी आर्गन फायर विस्की की बड़ी बोतल के लिए भी मना नहीं करूंगा। लॉकवुड ने विद्यार्थियों की तरफ देखकर एक बार फिर शरारत से आंख मारी। रॉन अब चेहरे पर अविश्वास के भाव लेकर लॉकवुड को घूर रहा था। सामने बैठे सिम्स फिनगन और डीन थॉमस खामोशी से हंसते हुए हिल रहे थे। दूसरी तरफ हरमाइनी लॉकवुड की बातों को पूरी तन्मयता से सुन रही थी और जब उन्होंने उसका नाम लिया तो कुछ चौंक गए। परंतु मिस हरमाइनी ग्रेंजर जानती है कि मेरी छुपी हुई महत्वाकांक्षा बुराई की दुनिया को खत्म करना है और अपने खुद के बनाए के श्रृंगार के जादुई कार्य को बचाना है। बहुत समझदार लड़की है। दरअसल उन्होंने उसकी पूरी कॉपी देखते हुए कहा, पूरे नंबर। मिस हरमाइनी ग्रेंजर कहाँ है? हरमाइनी ने अपना कांपता हुआ हाथ उठाया। बहुत बढ़िया, लॉकवुड ने मुस्कुराते हुए कहा, बहुत ही बढ़िया। इसके लिए गरुड़ द्वार को 10 पॉइंट। और अब असली काम की बातें। वे अपने टेबल के पीछे झुके और उस पर एक बड़ा पिंजरा उठाकर रख दिया जो ढका हुआ था। अब सावधान रहना। मेरा काम है तुम्हें जादू की दुनिया की सबसे बुरे जीवों के खिलाफ प्रशिक्षण देना। इस कमरे में तुम्हारा सामना सबसे भयानक चीजों से होगा। सिर्फ इतना जान लो कि जब तक मैं यहाँ हूँ तब तक तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंच सकता। मैं बस इतना चाहता हूँ कि तुम लोग शांत रहना। ना चाहते हुए भी हैरी अपने पुस्तकों के ढेर पर आगे की तरफ झुक गया ताकि पिंजरे को अच्छी तरह से देख सके। लॉकवुड ने पिंजरे को ढकने वाले कपड़े पर एक हाथ रखा। डीन और सेमस ने अब हंसना बंद कर दिया। नेविल अगले लाइन में अपनी सीट पर दुबका हुआ था। लॉकवुड ने धीमी आवाज में कहा, बस इतना ध्यान रखना कि तुम लोग चीखना मत, इससे वे चीख जाएंगे। जब लॉकवुड ने ढक्कन वाला कपड़ा उठाया तो पूरी क्लास ने अपनी सांस रोक ली। हाँ, उन्होंने नाटकीय अंदाज में कहा, अभी अभी पकड़े गए नन्हे पिशाच। सिम्स फिनिगन खुद को काबू नहीं रख पाया।
वो गुर्रा कर हंस पड़ा, जिसे लॉकवर्ड भी दहशत भरी चीख मारने की गलती नहीं कर सकते थे। हाँ, उन्होंने सिम्स की और मुस्कुराते हुए पूछा, ये बहुत खतरनाक तो नहीं दिखते है ना? सिम्स का गला रुक गया। इतने विश्वास के साथ मत बोलो, लॉकवर्ड ने चीरकर सिम्स की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा। नन्हे पिचाश बहुत उत्पात मचा सकते हैं। पिचाश बिजली की तरह नीले थे और लगभग 8 इंच ऊंचे थे। उनके चेहरे नुकीले थे और आवाज इतनी तीखी थी जैसे बहुत से तोते चिंचिया रहे हो। जिस पर उन्हें ढकने वाला कपड़ा उठाया गया, उन्होंने बकबकाना और पिंजरे में चारों तरफ उछल कूद मचाना शुरू कर दिया। वे पिंजरे की छड़ों को खींचकर खरखराने लगे और अजीब चेहरे बनाकर अपने आसपास के विद्यार्थियों को चिढ़ाने लगे। ठीक है, लॉकवर्ड ने जोर से कहा, आओ देखते हैं कि तुम इनका सामना किस तरह करते हो। और फिर उन्होंने पिंजरा खोल दिया। नन्हे पिचाशों के बाहर निकलते ही कोहराम मच गया। पलक झपकते ही वे रॉकेटों की तरह हर दिशा में चल दिए। 2 पिचाशों ने नेविल के कान पकड़कर उसे हवा में उठा लिया। कुछ तो सीधे खिड़की का कांच फोड़ते हुए उसके पार निकल गए और उन्होंने पिछली लाइन में बैठे विद्यार्थियों पर कांच का टुकड़े की बारिश कर दी। बाकी पिचाश कमरे में तोड़ फोड़ लगा कर उन्होंने गुस्सेले गंदे से भी ज्यादा सफलता से काम किया। उन्होंने स्याही के बोतलें उठाई और पूरी क्लास में उनका छिड़काव कर दिया। उन्होंने किताबों और कागजों के छिछड़े उठा दिए, दीवार पर लगी तस्वीरें फाड़ डाली, कचरे की टोकरी उलट दी, बैग और किताबें उठाकर टूटी खिड़की के पार फेंक दी। कुछ ही मिनट में आधी क्लास अपने टेबल के नीचे छुप गई थी और नेविल छत पर लगे झूमर में लटक रहा था। आगे आओ, उन्हें पकड़कर बंद करो, उन्हें पकड़कर बंद करो, वे तो सिर्फ नन्हे पिचाशे है ना? लॉकवर्ड चिल्लाए। उन्होंने अपनी आस्तीनें चढ़ाई, अपनी छड़ी हिलाई और चीखे, पापी पिचाशम मुक्ति प्रदानम। इसका जरा भी असर नहीं हुआ। एक पिचाश ने लॉकवर्ड की छड़ी छीनकर खिड़की के बाहर फेंक दी। लॉकवर्ड ने धूप निगला और अपने टेबल के नीचे छुपने के लिए छलांग लगाई। इस प्रयास में वे नेविल के नीचे दबकर धराशायी होते होते हुए बचे, क्योंकि 1 सेकंड बाद ही झूमर के टूट जाने की वजह से नेविल जमीन पर आ गिरा था। तभी घंटी बजी और विद्यार्थी बाहर निकले और ये लोग निकलने के लिए पागलों की तरह दरवाजे की तरफ दौड़े। इसके बाद जो कांड हुआ वो तो बताने लायक नहीं था। उस दौरान लॉकवर्ड सीधे खड़े हुए। उन्होंने हैरी, रॉन और हरमाइनी को देखा जो लगभग दरवाजे पर पहुंच चुके थे, और उसने बोले, देखो, मैं ये चाहता हूं कि तुम तीनों बाकी बचे पिचाशों को पिंजरे में बंद कर दो। वे उनके पास से चलते हुए बाहर निकले और बाहर पहुंचते ही उन्होंने तत्काल दरवाजा बंद कर दिया। क्या अभी तुम्हें उनकी बातें पर विश्वास है? रॉन बिलबिलाया जब वो एक पिचाश ने उनके कान में दर्दनाक तरीके से काट लिया। हरमाइनी ने स्थितीकरण मंत्र से 2 पिचाशों को स्थिर करके उन्हें पिंजरे में डालते हुए कहा, वे तो हमें बस थोड़ा सा असली अनुभव देना चाहते हैं। क्या सचमुच? हैरी ने कहा, जो एक पिचाश को पकड़ने की कोशिश कर रहा था, परंतु वो पिचाश उसकी पहुंच से बाहर अपनी जीभ निकालकर नाच रहा था। हरमाइनी, उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि वे क्या कर रहे थे। बकवास, हरमाइनी बोली, तुमने उनकी किताबें पढ़ी है? उन सब आश्चर्यजनक कारनामों के बारे में सोचो जो उन्होंने किया है। रॉन बुदबुदाया, वे कहते हैं कि उन्होंने वे कारनामे किए हैं। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर कहानी अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस चैनल। फिर मिलते हैं एक नए कहानी के साथ।